हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य है बीपीएससी में आए हुए अभी जो जस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का, वहाँ पे इकोनॉमिक्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस देखे हो तो वहाँ पे 100 मार्क्स में 70 मार्क्स केवल इकोनॉमिक्स सेक्शन है। तो इस वजह से हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा जो अन्य पीसीएस होते हैं वहाँ पे भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस लगभग 15 से 20 मार्क्स की होती है। तो इस वजह से ये हर जगह आपको ये होगा, लेकिन बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में इकोनॉमिक्स का पोर्शन 70 मार्क्स का है। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स में बिहार में क्या ट्रेंड है कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी जस्ट जो बीपीएससी प्री हुआ था, अगर उसमें हम बात करें तो वहाँ पर हमसे जीएसडीपी या फिर एक्सपेंडिचर वगैरह भी पूछे गए थे। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए जब आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद फिर हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की क्लासेस लेंगे। और अभी जो है हम जो आपके कंसेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत होती है वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, फिर बाद में हम जब ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इकोनॉमिक्स को ब्रॉडर व्यू में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलें ताकि आप एक्स्ट्रा टाइम देने से बच सकें। जी, तो इसको हिंदी में अगर देखें तो इसे स्थूल बोलेंगे तथा उसे व्यष्टि रूप बोलेंगे समग्र रूप में। ये सूक्ष्म रूप हो गया और वो विस्तृत रूप हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो हैं इंडिविजुअल लेवल की बातें करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल लेवल का क्या डिसीजन है, उसके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या इनकम है, पर्सनल इनकम्स वगैरह को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। तथा वही जब हम लोग इकोनॉमिक्स एज ए ब्रॉडर व्यू एज ए कंट्री जब स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखेंगे। जैसे कि किसी कंट्री की क्या जीडीपी है, किसी कंट्री का क्या जीएनपी है, पर कैपिटा इनकम क्या है, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। इसके अलावा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है कंट्री अपने पॉलिसी के थ्रू चेंज करती है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंट्री अपने पॉलिसी के थ्रू ज़्यादा चेंज नहीं कर पाती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट इनिशिएट करती हैं, तो वो अपनी फिजिकल पॉलिसी लाती है, बजटरी पॉलिसी लाती है, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है, सप्लाई चेन को देखती है, इत्यादि वगैरह सो ऑन काफ़ी सारे हैं। तो इस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया। इसमें ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल की बातें की जाती हैं। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। अक्सर आपने देखा होगा जो भी बुक्स आती हैं उस पर पीसीएस के लिए जो भी बुक्स हैं या यूपीएससी के लिए उस पर लिखा रहता है इंडियन इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमिक्स। अर्थात इकोनॉमी में ये हो जाता है कि कैसे हमें अपनी अर्थव्यवस्था को रन करना है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हम देखते हैं इकोनॉमी के अंदर, और इकोनॉमिक्स एज ए ब्रॉड एज ए होल सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। तो यही थोड़ी सी डिफरेंस है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में। इसके बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पिक करते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात सामान का सामान के साथ लेन देन करना, किसी एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु को लेना, ये होता है बार्टर सिस्टम। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी के पास वेजिटेबल्स हैं और उसे वीट वगैरह चाहिए या राइस चाहिए, तो वो अपनी वेजिटेबल से राइस को एक्सचेंज कर रहा है। इस प्रोसेस को जो है बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ये पुराने ज़माने में प्रचलित था, अभी भी अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभार ये देखने को मिल जाएगा बार्टर सिस्टम। लोगों के बीच में ये काफ़ी प्रचलन में था पहले। इसमें जो अब इसकी हम थोड़ी सी
डिसएडवांटेज की बात कर लें कि आखिर इसे क्यों हटाया गया, तो इसमें सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अर्थात हमें कोई सामान लेकर के ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये सामान किसे चाहिए और फिर इस सामान के बदले में हमें जो चाहिए वही सामान मिले, अर्थात आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। यानी कि दो व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को डिमांड कर रहे हों और वो दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति से मिलनी चाहिए, तो फिर जाकर के वो अपना रूपांतरण करते हैं, एक्सचेंज करेंगे अपने सामान का। तो इसमें सबसे पहला जो डिसएडवांटेज था वो हमारा ये था कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। डिसएडवांटेज कह लीजिए या डिमेरिट कह लीजिए। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, इसे आप नोट डाउन करते चलिए। हर चीज़ को बोर्ड पर नोट डाउन कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, दूसरा हो जाता है, हाँ, इसे हिंदी में कहेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग इंग्लिश में हो गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई, सर्च कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई। सेकंड पॉइंट हो गया सर्च कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई। जो जिन लोगों के स्पीड स्लो है वो पॉज करके और फिर लिख लें, सर्च कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई। इसमें थर्ड पॉइंट है, मेजरिंग ऑफ लेबर इज क्वाइट डिफ़िकल्ट, अर्थात किसी व्यक्ति ने परिश्रम किया, उस परिश्रम के बदले उसे क्या दिया जाए। सपोज कीजिए कि आपने किसी से अपना खेत जुतवाया या किसी से अपनी बाइक की सर्विसिंग करवाई, तो उस सर्विस के बदले आप उसे क्या देंगे, और फिर वो उस सर्विस के बदले जो चीज़ आप दे रहे हैं उस चीज़ की आवश्यकता उसे है कि नहीं। सपोज कीजिए कि आपको बाइक रिपेयरिंग करानी है और आपके पास देने के लिए सब्जियां हैं और वो व्यक्ति सब्जी लेना नहीं चाह रहा है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी बार्टर सिस्टम की। तो इस वजह से बार्टर सिस्टम को हटा करके और बहुत ही जल्द हमने मनी का इवोल्यूशन किया, अर्थात मुद्रा को प्रचलन में लेकर के आए। तो अब हम आते हैं मुद्रा पर। तो मुद्रा क्या हो जाती है कि एक मीडियम है एक्सचेंज करने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर चीज़ को आप मुद्रा में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी पर, यानी कि सबसे पहले कौन सी मुद्रा आई, उसके बाद फिर कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इवोल्यूशन पर ऑफ मनी, अर्थात मुद्रा का धीरे धीरे कैसे रूपांतरण हुआ, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम लोग कमोडिटी मनी का यूज करते थे। कमोडिटी मनी अर्थात मनी के बदले हम लोग कोई एक वस्तु रखते थे, उसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लिए। कमोडिटी मनी, हिंदी में वस्तु मुद्रा। इसमें मेनली किस टाइप की वस्तुएं थी, जो कि पेरिशेबल ना हो, अर्थात जो खराब होने वाली वस्तुएं नहीं हैं। अब इसमें किस तरह की वस्तुएं यूज होती थी, तो जो खराब होने योग्य ना हो, यानी कि उनका स्टोरेज पॉसिबल हो। जैसे कि कौड़ी, आपने घर देहात में देखा भी होगा कि कौड़ी छोटी छोटी, ये दिवाली के टाइम में हम लोग यूज करते हैं, तो वो कौड़ी होती थी। और उसी पे आपको मुहावरा भी बना है, 2 कौड़ी का आदमी। तो यानी कि ये जो थी कमोडिटी मनी था। इसके अलावा सील, कौड़ी के अलावा हम लोग मोती वगैरह यूज करते थे। फिर इसके बाद कोकोआ बीन यूज किए। कोकोआ बीन मतलब कि कोको बीन आपका कहवा एक तरह का होता है, उसका हम लोगों ने मुद्रा के रूप में यूज किया। कोको बीन का बीज होता है स्पेशली ये।
तो कमोडिटी मनी में ये हो गया। फिर कमोडिटी मनी के बाद हम लोग आ गए मेटालिक मनी पे। मेटालिक मनी अर्थात धातु की मुद्रा, हिंदी में आप धातु मुद्रा लिख लीजिए। अब ये मेटालिक मनी हो गया। इसमें मेनली जो मेटल्स जो यूज किए जाते थे वो गोल्ड, सिल्वर, यही सब होते थे। आपने मेडाइवल पीरियड में देखा भी है कि जितल, टांका, ये सब यूज किया गया। तो ये मेटालिक मनी होता था। इनका इंट्रिंसिक वैल्यू होता था, यानी कि इनकी खुद की वैल्यू होती थी, अर्थात जिस मेटल्स के ये बने होते थे उस मेटल्स की वैल्यू हुआ करती थी। जैसे कि गोल्ड का जो रेट होता था उस रेट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज किया जाता था। तो ये थी हमारी मेटालिक मनी। इसके बाद हम लोग आ गए, मेटालिक मनी के बाद हम लोग पेपर करेंसी पे आ गए। पेपर करेंसी, यहाँ पर जो है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देखी गई। यहाँ पर इसके जो प्रिंट मूल्य थे उस पे देखा गया, यानी कि अगर एक 100 रुपये का नोट देखा जाए तो इसकी अपनी वैल्यू 100 रुपये की तब है जब इस पे किसी न किसी गवर्नमेंट या फिर आरबीआई के द्वारा सर्टिफाइड है, लेकिन उस पेपर की वैल्यू खुद की 100 रुपये नहीं है। अगर वैसा पेपर देखा जाए तो हार्डली 1 या 2 रुपये में अवेलेबल मिल जाएंगे। ये अर्थात इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी नहीं थी पेपर करेंसी की, मेटालिक करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू थी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ये डिफरेंस जो है आपको हमेशा याद रखना होगा। इस ये पे आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, स्पेशली यूपीएससी में असर्शन रीजन करके ये क्वेश्चंस किया जा सकता है। तो अब हम लोग आ गए पेपर करेंसी पे। इसको हम लोग फिएट मनी भी बोलते हैं, लीगल टेंडर भी बोलते हैं। फिएट मनी, लीगल टेंडर, लीगल टेंडर इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी न किसी गवर्नमेंट के द्वारा ये वेरीफाइड किया गया है। अर्थात अगर कोई मार्केट में नहीं ले रहा है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं कि ये व्यक्ति इसे नहीं ले रहा है, इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं कैलकुलेट कर रहा है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। इस वजह से इसे लीगल टेंडर कही गई। इसके बाद फिर हम आते हैं तो एक आ जाता है हमारा बैंक डिपॉजिट्स, अर्थात बैंक में हमने पैसे डाले और इसकी गारंटी बैंक लेता है। बैंक डिपॉजिट्स हो गया। इसे आप लोग प्लास्टिक मनी भी कह सकते हैं। प्लास्टिक मनी में आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड, अर्थात जितने भी तरीके के कार्ड्स हैं वो सब प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। प्लास्टिक मनी याद रखिएगा, ये कार्ड्स हैं, न कि प्लास्टिक की करेंसी। प्लास्टिक का नोट नहीं, बल्कि ये प्लास्टिक का कार्ड। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी में आते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जो है बैंक डिपॉजिट्स, आप लोग समझ ही रहे हैं, बैंक में जो हमने पैसे डिपॉजिट्स किए वो हमारे बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। इसके बदले में बैंक हमें कोई करेंसी नहीं रहता है, वो बस एज ये स्टोर रहता है अकाउंट्स में, उसे जब चाहे तब हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं बैंक डिपॉजिट्स के बाद क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी हमारी वर्चुअल मनी है, अर्थात ये एक्चुअल में मनी है नहीं, दिख नहीं रहा है कि ये मनी है, बट इससे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है क्रिप्टो करेंसी। ये एक तरीके का डिजिटल करेंसी इसे हम बोल सकते हैं, बट ये हर जगह की गवर्नमेंट इसे वेरीफाई नहीं की हुई है और ये उस देश में प्रचलन नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया में ही क्रिप्टो करेंसी बैन है। अभी अभी हाल ही में जो बजट 2019-20 पेश किया गया उसमें हमारे वित्त मंत्री ने ये भी कहा था
कही थी कि आरबीआई को अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लानी चाहिए, बट अभी तक आरबीआई ने ऐसा कुछ लाया नहीं है और अभी तक क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है, इलीगल है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग। इसको याद रखना होगा, इससे आपको एसर्शन रीजन क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ये हो गया। इसके एग्जांपल्स में आप बिटकॉइन देख सकते हैं, फिर एक लिब्रा है। तो ये सब दो आप याद रखिए, बिटकॉइन और लिब्रा। इसके अलावा और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। लिब्रा जो है ये फेसबुक के द्वारा बैक की गई है, यानी कि फेसबुक ने इसे लॉन्च किया है। तो ये हमारी थी इवोल्यूशन ऑफ मनी। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक मनी ऐप था जिसको कि आरबीआई ने लॉन्च किया। मनी ऐप आरबीआई ने लॉन्च किया। और किस लिए लॉन्च किया? तो जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, याद रखिएगा मनी का जो स्पेलिंग है MANI है। मनी ऐप जो है ये आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है। किस लिए? तो विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए ये ऑडियो वेरिफिकेबल ऐप है जो कि नोट को वेरीफाई करेगा। इवन कि इसमें आप फोल्डेड नोट्स भी रख रहे हैं, हाफ फोल्डेड नोट्स को आप स्कैन कीजिए और ये ऑडियो में आपको बताएगा कि ये आपका कितने रुपए का नोट है। तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एक रोशनी ऐप सेम पर्पस के लिए था, इसको भी आप याद रखिएगा, रोशनी। बट रोशनी ऐप को ये आरबीआई ने लॉन्च नहीं किया, बल्कि आईआईटी रोपड़ के स्टूडेंट्स ने लॉन्च किया था। आईआईटी रोपड़। अब ये रोशनी ऐप पहले आया, लेकिन इसके बावजूद भी मनी ऐप आरबीआई ने लॉन्च किया। इसके पीछे रीज़न क्या था कि रोशनी ऐप जो है वो स्टूडेंट्स ने लॉन्च किया, उनका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, वो अपने अपने जगह पर जॉब करने चले जाएंगे। फिर अगर कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आरबीआई ने कोई नया नोट लॉन्च किया तो उसको फिर अपडेट करना होगा ऐप को। तो ये ऐप को अपडेट करने के लिए स्टूडेंट्स उस टाइम होंगे नहीं, इस वजह से इस रोशनी ऐप को आरबीआई ने फॉलो नहीं किया, बल्कि खुद का अपना मनी ऐप डेवलप किया और उसे लॉन्च किया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें।